बैठे हो। हेलो। तो देखिए आपका पुलिस एक्ट चल रहा था और पुलिस एक्ट में आपका सेक्शन 59 चल रहा था। इसके पहले से आइए देखा जाए। आपका 56 से क्रम से पढ़ना है, यानी कि क्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में रक्षकों की भर्ती, यानी कि विलेज गार्ड या गांव का जो रक्षक होगा। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन आपका बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रक्षकों की भर्ती किसके द्वारा की जाएगी। तो पुलिस अधीक्षक द्वारा, यानी कि एसपी द्वारा। एज भी याद रखना है जो रक्षक नियुक्त किए जाएंगे। एज पूछ सकता है कितने से कितने वर्ष के बीच में होना चाहिए। तो आपका बताया गया था 30 से लेकर कहाँ तक 60। तीसरा, वरीयता क्रम देखा जाएगा, यानी कि किसे किसे प्रिफरेंस दिया जाएगा। तो आपका पहले किसको दिया जाएगा? भूतपूर्व सैनिकों को। अगर भूतपूर्व कोई सैनिक नहीं है या इच्छुक नहीं है तो होम गार्ड, स्वयंसेवक या प्रांतीय रक्षक दल को दिया जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो ऐसा खिलाड़ी जिले का जो राज्य स्तर पर खेला हो, और ये भी नहीं है तो तब कोई अन्य व्यक्ति गांव का। इसके बाद आपका इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाएगी ये पूछ सकता है। तो कल बताया गया था 3 वर्ष के लिए। कितने साल? 3 वर्ष। इसके बाद आपका 57, गांव का रक्षक अवैतनिक कार्यकर्ता होगा, यानी कि सरकार इसे वेतन तो नहीं देगी लेकिन मानदेय और आपका जो जेब खर्च होता है वह जरूर देगी। यानी कि इन्हें वेतन नहीं मिलता, क्या मिलता है? मानदेय और जेब खर्च। और ये जो गांव का रक्षक होगा ये लोक सेवक माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। और आपको पब्लिक सर्वेंट बताया गया था कि आईपीसी में कहाँ दिया गया है? 21 में। तो स्पष्ट लिखा भी गया है कि आईपीसी के तहत इसे क्या माना जाएगा? पब्लिक सर्वेंट। तो आईपीसी में कहाँ प्रावधान है लोक सेवक का? तो सेक्शन याद रखिए 21। आपका 58 आ जाइए, गांव के रक्षक की पहचान। तो पुलिस अधीक्षक आपका इस रक्षक को वर्दी देंगे, बैज देंगे और फोटो पहचान पत्र देंगे। और जब यह गांव का रक्षक न रहे तो इसका कर्तव्य है कि वर्दी, बैज और जो आपका पहचान पत्र मिला है यह एसपी को लौटा दे। ये कर्तव्य है। अगला देखिए, आपका 59 शुरू करना था भाई। देखिए, रक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व सेक्शन 59 में दिए गए हैं और यही आपका शुरू किया गया था। देखिए कह करके रक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे। पहला है, गांव में किसी अपराध के घटने पर या विधि और व्यवस्था की परिस्थिति के संबंध में पुलिस थाने में यथाशीघ्र रिपोर्ट करना और अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करना। इसको आप थोड़ा जोड़ लीजिएगा और कोरिलेट करके पढ़िएगा। पहला हम बता रहे हैं कि अगर गांव में कोई अपराध होता है तो ग्राम रक्षक का कर्तव्य है कि वह आपका इसकी सूचना पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को जल्दी से जल्दी दे और अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करे। और विधि और व्यवस्था अगर डिस्टर्ब होने वाली है या हो गई है तो इसकी भी सूचना वह थाने को दे ताकि थाना जल्दी आए और लॉ एंड ऑर्डर क्या करे?
मेंटेन रखे या बिगड़ने न दे। अब इसी को आपका थोड़ा कोरिलेट करके लिखना है कि सीआरपीसी की धारा 40 से सीआरपीसी की धारा 40 भी ये बताती है कि गांव में जो लोग नियोजित हैं उनका कर्तव्य है कि कुछ अपराधों की सूचना वह पुलिस को दें, और चूंकि ग्राम रक्षक गांव में ही नियुक्त किया जाता है, अतः ग्राम रक्षक का कर्तव्य भी सीआरपीसी की धारा 40 में है कि वह पुलिस को सूचना दे। अगर ग्राम रक्षक ऐसी सूचना नहीं देता तो वह आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा, ये भी याद रखें। यानी कि सीआरपीसी की धारा 40 में भी गांव में नियोजित व्यक्तियों का कर्तव्य है। तो गांव में कौन नियोजित है? तो ग्राम प्रधान हो गए, बीडीसी हो गए, मास्टर साहब हो गए, लेखपाल साहब हो गए, ग्राम चौकीदार यूपी में हो गए, और उत्तराखंड में अब उसी ग्राम चौकीदार को क्या बना दिया गया? ग्राम रक्षक। अगला देखिए भाई आपका अपराध निवारण अथवा विधि और व्यवस्था की समस्याओं के निवारण की दृष्टि से गांव में सामान्य निगरानी रखना तथा उसके संबंध में पुलिस थाने को तत्परता से सूचित करना। अपराध निवारण करना, तो अब आइए, यानी कि ग्राम रक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह अपराध का निवारण करे। निवारण करे का मतलब गांव में अपराध होने से रोके। अब जैसे ही आपका निवारण करे, जैसे ही आपका शब्द आता है, तुरंत सीआरपीसी का अध्याय 11 जोड़ लेना है और पुलिस का निवारक कार्य, और वह सेक्शन है आपका 149 से लेकर 153 तक। कहाँ से कहाँ तक? 149 से लेकर कहाँ तक है? 153 तक। और पुलिस का निवारक कार्य यानी कि पुलिस अपराध होने से रोके, तो ग्राम चौकीदार भी गांव में अपराध होने से क्या करे? रोके। और तुरंत आपका अगर उसे लगता है कि अपराध हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। उपेक्षा न बरते बल्कि तत्परता से दे। तत्परता मतलब कि जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से किसको सूचना दे? आपका पुलिस को। तीसरा देखिए, किसी संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्तियों के आने जाने अथवा गांव में किसी षड्यंत्र के संबंध में जिससे अपराध अथवा विधि और व्यवस्था भंग होने की संभावना हो, किसी सूचना के प्रति सतर्क और संवेदनशील रहना, और ऐसी सूचना को पुलिस थाने में तत्परता से पहुंचाना। यानी कि अगर कोई गांव में किस संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो ग्राम रक्षक पुलिस को सूचना दे। अगर गांव में संदिग्ध व्यक्ति आ रहे हैं तो उनकी भी सूचना पुलिस को दे कि कौन संदिग्ध आ रहा है। आपका जैसे मोहल्ले में भी संदिग्ध आते रहते हैं, अपना कभी मुख बांध कर, और आजकल तो आपका मास्क ही लगा लीजिए, मुंह बांधने की आवश्यकता ही नहीं है। और संदिग्धों पर निगरानी भी की जाती है, सोशल मीडिया से भी की जाती है, व्हाट्सएप से भी, मैसेज से भी, उनका फ़ोन भी टेप किया जाता है। तभी तो भारत में पकड़े गए हैं बम विस्फोट के पहले ही, नहीं तो कई ट्रेनें और पुलों को क्या थी? उड़ाने की योजना थी कि उड़ा देंगे, और तमाम जगह अभी छापेमारी चल रही है। तो ऐसी दशा में आपका ग्राम चौकीदार का कर्तव्य है कि अगर गांव में कोई साजिश रची जाती है, षड्यंत्र रचा जाता है, तो वह किसको सूचना दे? पुलिस को। तत्परता से माने तेजी से दे, उपेक्षा न बरते। अगला देखिए चौथा, सीआरपीसी की धारा 43 के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शस्त्रों,
गोला बारूद, संपत्ति या किसी आपत्तिजनक या संदिग्ध वस्तु यदि कोई हो जो उससे अभिगृहित की गई हो, गिरफ्तार करने या पुलिस थाने को सौंपने में किसी नागरिक की अविलंब सहायता करना। यदि गिरफ्तार व्यक्ति कोई महिला हो तो पुलिस रक्षक के साथ एक महिला भी जाएगी थाने पर। तो पहले सीआरपीसी की धारा आपका 43 देखना है और तब ग्राम रक्षक का कर्तव्य जानना है। देखिए आपका सीआरपीसी की धारा का क्रम अब याद रखिए, पूछा जाता है। सेक्शन 41 में है सीआरपीसी में कि कब पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। 42 में है कि कब पुलिस असंज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं। तो यहाँ से खूब प्री में बना है क्वेश्चन, किसके लिए गिरफ्तार करेगी, उस व्यक्ति का सही नाम और पता जानने के लिए। ये पूछा है किस उद्देश्य के लिए, तो उस व्यक्ति का सही नाम और पता क्या करने के लिए, जानने के लिए। 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। 44 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। और उत्तराखंड ने जो बनाया 45 आपका सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी से मुक्ति दी गई है, छूट दी गई है। तो उत्तराखंड का मॉडल 2 मॉडल बना है 45 पर भाई, कि सेक्शन 45 किसका अपवाद है, तो 41, 42, 43, 44 चारों का। और सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 45। तो सीआरपीसी चलेगी तो हम डिटेल में आपको बताएंगे। आपका अब 43 में कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, हमेशा नहीं कर सकता। तो कंडीशन ज़्यादा पूछी जाती हैं और वह कंडीशन मेंस में भी आ चुकी हैं कि गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया बताइए। तो आपका अगर कोई उद्घोषित अपराधी है, प्रोकोमुलेंट अफेंडर हैं, यानी कि भगोड़ा अपराधी हैं या फरार अपराधी। दूसरा आपका निकल भागा सिद्ध दोष है, यानी कि आपका सजा पाया था और जेल से क्या हो गया था, भाग गया था। या तीसरा कोई अजमानती अपराध का अभियुक्त है और अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है। तो कोई आम आदमी भी, प्राइवेट आदमी भी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और उत्तराखंड पुलिस एक्ट कहता है कि ग्राम रक्षक का कर्तव्य होगा कि ऐसे व्यक्ति से जो आयुध, हथियार, गोला बारूद मिले हैं उसे कब्जे में ले और ऐसे व्यक्ति को थाने पर पहुंचाने में सहायता करे। और अगर ऐसा व्यक्ति महिला है तो रक्षक के साथ एक महिला भी थाने में जाएगी, क्योंकि महिला की गिरफ्तारी कई जगह सीआरपीसी में आएगा, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो ये ग्राम रक्षक का कर्तव्य है कि उसके साथ कहाँ तक जाए, थाने तक। अगला देखिए भाई, अगला आपका है पुलिस के आने तक अपराध के स्थल की सुरक्षा और परिरक्षण, सम्यक रूप से यह सुनिश्चित करना कि उसके साथ उत्सुक दर्शकों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छेड़खानी नहीं की जाती है। यानी कि जिस स्थल पर घटना हुई है, ग्राम चौकीदार का ये कर्तव्य है कि उस स्थल पर जब तक पुलिस न आ जाए किसी व्यक्ति को जाने न दे, क्योंकि उसका प्रभाव ये हो सकता है कि हो सकता है कोई व्यक्ति घटना स्थल से एविडेंस को मिटा दे, साक्ष्य को मिटा दे, क्योंकि घटना स्थल से तमाम साक्ष्य बरामद होते हैं। और 2-3 साक्ष्य पर नज़र डालिए। पहले तो
पैरों के चिन्ह बरामद होंगे, यानी कि और एविडेंस की धारा 7 में पैरों के चिन्ह गुत्थम गुत्थी के रूप में क्या होंगे? सुसंग। अंगुलियों के चिन्ह मिल सकते हैं और अंगुलियों के चिन्ह आपका व्यक्ति की पहचान करने में सुसंगत होंगे तो सेक्शन 9 में आ जाएंगे व्यक्ति की पहचान, यानी कि ब्लड गिरा हो, कोई कपड़ा गिरा हो, या एक बाल का जो खाल कहा जाता है कि अभियुक्त का एक बाल ही पर्याप्त है उसे सजा दिलाने के लिए, तो ग्राम चौकीदार का कर्तव्य है कि इसको मिटवाए, कि इसकी रक्षा करे। यानी कि इसीलिए जहाँ घटना होती है आप देखे होंगे पुलिस पट्टा लगाकर या कुछ से घेर देती है कि इस मने घटना स्थल पर कोई न आए जब तक कि एक्सपर्ट टीम द्वारा एक एक चीज़ों की जांच न कर दी जाए, यानी कि साक्ष्य एकत्र न कर लिया जाए। अगला देखिए आपका, पुलिस अधीक्षक द्वारा साधारण और विशेष आदेश के माध्यम से विहित गांवों में ऐसी गतिविधियों और घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जिसका अपराध विधि और व्यवस्था और अन्य पुलिस व्यवस्था से संबंध होगा, न्यूनतम अवधियों के अंतराल पर पुलिस थाने के प्रभारी से भेंट करना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम चौकीदार का ये कर्तव्य है कि जब विधि व्यवस्था को खतरा हो आपका, या विशेष आदेश पुलिस अधीक्षक ने दिया हो, या अपराध किया गया हो, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये थाने के भारसाधक अधिकारी यानी कि दरोगा जी से क्या करें? मुलाकात करें, और मुलाकात करके जितना जल्दी हो सके सूचना दें। तो अब आजकल मुलाकात कम की जाती हैं और फ़ोन से सूचना क्या दी जाती है ज़्यादा। मुलाकात करने में समय लगेगा, आपका वक्त लगेगा, खर्चा भी होगा, और आपका पहाड़ी इलाकों में तो और समय लगता है। तो फ़ोन है और घुमाइए फ़ोन और दरोगा जी को बता दीजिए कि ये घटना होने वाली है या हो चुकी है। अगला देखिए, आपका विहित अभिलेख और रजिस्टरों को रखना। देखिए, जब आप यूपी पढ़ेंगे तो ग्राम चौकीदार को जो अभिलेख और रजिस्टर दिए जाते हैं उसका उल्लेख डिटेल में है। विहित अभिलेख और रजिस्टर रखने का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने जो नियम बनाया है और नियम बनाकर जिन अभिलेखों को कहा है कि ग्राम चौकीदार रखेगा, उसको कहाँ रखा जाएगा? ग्राम चौकीदार द्वारा। तो देखिए भाई, यूपी में क्या होता है, पहले उस समय कागज कम थे तो ग्राम चौकीदार को लकड़ी का पटरा मिलता था, जिसे आप माने अब तो कापी किताब हो गई हैं, नहीं तो शुरुआती दौर में स्कूल जाते थे लोग तो क्या लेकर जाते थे? लकड़ी का पटरा, और लकड़ी के पटरे पर खाना बना रहेगा, उसी में वह लिखता पढ़ता रहता है। एक चमड़े का बैग दिया जाता था और इसके बाद आपका माने चाक उक भी दिया जाता था। चमड़े के बैग में सब रख कर अपना लाता था और 15 दिन में कम से कम एक बार थाने पर आता था उस समय। अब भाई ज़माना बदल गया है तो अब तुरंत 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 आना है या फ़ोन कर देना है। अगला देखिए, पुलिस व्यवस्था से संबंधित जनता की शिकायतों और प्रतिवादों को रिकॉर्ड करना और गांव में अपराध तथा विधि और व्यवस्था से संबंधित मामलों पर ग्राम पंचायत से संपर्क बनाना। इसका मतलब ये हुआ कि जनता की क्या पुलिस से शिकायतें हैं ये नोट करना, इसके बाद आपका उसको रिकॉर्ड करना, ग्राम पंचायत से संपर्क बनाना, और आगे आपका जानना है कि जो ग्राम प्रधान या मुखिया जी की रिपोर्ट होगी, यानी कि जो प्रधान जी कहते हैं या रिपोर्ट करते हैं, तो यही ग्राम रक्षक
उस रिपोर्ट को कहाँ ले जाता है? थाने। यानी कि आपका यूपी में जब पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि ग्राम चौकीदार जो होगा, यहाँ तो ग्राम रक्षक हैं, ग्राम चौकीदार मुखिया की रिपोर्ट कहाँ पहुँचाएगा? थाने पर। तो अब कहाँ पहुँचाते हैं? अब तो मुखिया जी स्वयं थाने पर क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। अब नहीं पहुँचाते भाई जल्दी, लेकिन कर्तव्य है, इसमें कोई शक नहीं। अगला देखिए आपका, पुलिस व्यवस्था से संबंधित जनता की शिकायतों और प्रतिवादों को, ये तो बता ही दिया गया आपका। अगला अंतिम देखिए, ऐसे अन्य साधारण कर्तव्यों का पालन करना, जैसा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक निर्देश दे। अब यहाँ भी पूछ सकता है कि कौन ग्राम चौकीदार को निर्देश दे सकता है? तो भाई डीएम भी दे सकता है, एसपी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साधारण कर्तव्यों का पालन के लिए कौन निर्देश या डायरेक्शन दे सकता है? दोनों, आपका डीएम भी और कौन? पुलिस अधीक्षक। काफी लंबा था आपका, मेंस में भी आपका ये बनता है। अगला ये धारा 60 देखा जाए, ग्राम रक्षा दल, यानी कि आपका अब दल बनेगा ग्राम रक्षा दल। यानी कि एक व्यक्ति नहीं अब नियुक्त होगा, अब समूह में व्यक्ति नियुक्त होंगे, विलेज डिफेंस टीम बनेगी। यानी कि एक व्यक्ति नहीं, टीम में कितने लोग होते हैं? एक से ज़्यादा। जैसे क्रिकेट टीम हो गई तो आपका देखते हैं कि भाई 11 लोग हैं, उसी प्रकार यहाँ ग्राम रक्षक दल बनेगा। तो देखिए आपका पुलिस अधीक्षक जब कभी अपेक्षित हो, निवारक गश्त लगाने, अपराध कम करने के उपायों को बढ़ावा देने और विहित रीत से पुलिस को उसके कार्य में साधारणतया सहायता करने के लिए किसी भी ग्राम के लिए ग्राम सुरक्षा दल के निर्माण हेतु स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों के एक समूह को संगठित कर सकता है। यानी कि जो ये ग्राम रक्षक दल बनेगा, ये समाज के लोगों से मिलकर बनेगा। ये पुलिस अधीक्षक बनाएगा और समाज के जो सम्मानित लोग हैं उनमें से कुछ को चुनकर बनाया जाएगा। इसलिए बनाया जाएगा कि इस इलाके में कैसे अपराध कम हो, आपका निवारक गश्त लगे, यानी कि कुछ लोग रात में घूमे दिन में, ताकि अपराध हो कि न हो, और कैसे अपराध को कम किया जाए और पुलिस के कार्य में कैसे आम जनता सहायता करे। इसके लिए तो जो उत्तर प्रदेश में बनता है वह आपका अपराध निरोधक समिति बनती है। देखिए कहीं कहीं लोगों के दरवाजे पर बोर्ड लगा रहता है कि सदस्य अपराध निरोधक समिति। इसका मतलब कि जो ये उत्तराखंड में ग्राम रक्षक दल हैं, ये जो दल हैं उत्तर प्रदेश में इसे आपका अपराध निरोधक समिति कहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, नाम दूसरा है। तो शहर में देखेंगे तो कई लोगों के यहाँ बोर्ड लगा है कि आपका सदस्य अपराध निरोधक समिति। तो यहीं दल बनाया जाता है ताकि अपराध को करने में क्या किया लाया जाए, कमी। ये भी कम है। देखिए आपका 61 सामुदायिक संपर्क समूह, जिला पुलिस अधीक्षक पुलिस बल की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से गठित एक या अधिक समुदाय संपर्क समूह विहित रीत से गठित करेगा। यानी कि आपका ये भी एक समूह गठित होगा। आगे देखिए आपका ये भी कम पढ़ना। अगला चैप्टर देखिए अध्याय 7। अब सेक्शन आपका आ गया 62, आंतरिक सुरक्षा योजनाएं। यानी कि आपका आंतरिक सुरक्षा योजनाएं, यानी कि इसका मतलब कि जो इंटरनल आपका सिक्योरिटी स्कीम है उसके बारे में प्रावधान अध्याय 7 में किया गया है। यहाँ 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है
कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा अध्याय कौन है, तो बेयर एक्ट पर ही लिख लेना चाहिए उस अध्याय के आगे कि यह अध्याय सबसे क्या है, छोटा। भाई ताकि आप एग्जाम में जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपका गलती की संभावना न हो। सबसे बड़ा अध्याय भी बताना है यहाँ, वह अध्याय 2 है, धारा 3 से लेकर 18, और शुरुआती दौर में ही मैं लिखवाया भी हूँ। तो सबसे बड़ा अध्याय फिर एक बार देखिए, अध्याय 2 है, सेक्शन 3 से लेकर 18। और सबसे छोटा अध्याय कौन है, अध्याय 7 है, जिसमें कितनी धाराएं हैं, केवल एक धारा है, कौन सा, 62। अब इसको थोड़ा कोरिलेट करके भी आजकल पूछा जा रहा है। एक आपका आईपीसी से पूछा जाता है और दूसरा उत्तराखंड और बिहार यूपी ने एविडेंस से बना रखा है कि आईपीसी में सबसे छोटा अध्याय कौन है, यानी कि जिसमें केवल एक ही धारा है। तो लास्ट अध्याय पर गौर करिए, आईपीसी का अंतिम अध्याय कौन है, तो आपका 23 और कितनी धाराएं हैं, केवल एक, कौन सी धारा, 511, लास्ट धारा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन बनता है, एविडेंस या साक्ष्य अधिनियम का सबसे छोटा अध्याय, तो आप मारेंगे आपका 11 और केवल एक धारा है, 167। अब बड़ा भी पूछा जाता है, यह नहीं कि केवल छोटा ही याद रखना है। 2 क्वेश्चन और बड़े पर आ जाए। आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय कौन है, तो वह अध्याय 17 या 17 है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, धारा 378 से लेकर 462, यानी कि 378 से लेकर 462। और आपका एविडेंस में भी पूछा जा सकता, अभी पूछा नहीं गया है। चैप्टर 2 है, साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय कौन है, तो अध्याय 2, तथ्यों की सुसंगत के विषय में, और 5 से लेकर 55, यानी कि 5 से लेकर कहाँ तक है, 55। तो आपका 6 क्वेश्चन एक साथ तैयार हुआ, आईपीसी का भी, एविडेंस का भी, और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम। देखिए फिर एक बार आपको मैंने बताया जाए, क्वेश्चन पढ़ाने से बाहर नहीं जाते जल्दी। अब सीबीआई एपीओ भाई 2-3 दिन से लोग फोन कर रहे हैं, यानी कि आपका 2 दिन से, कि जो मॉडल और जो क्वेश्चन बताया जाता है और जो आपको बताया जाता है कि ये हर हाल में रट कर जाइए, तो वहीं आपका क्वेश्चन आया भी है। यानी कि नया क्वेश्चन कम सीबीआई एपीओ ने बनाया और ज़्यादा लोगों का अच्छा भी हुआ है, पुराने लोगों का। नए लोग थोड़ा आपका जो माइनर एक्ट था उसमें मिस कर गए, लेकिन ज़्यादा लोगों का काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि जो जो हमने पहले जो पुराने लोगों को पढ़ाया गया था, और बार बार कहा जाता है कि इसको जरूर रटिए, जरूर रट्टा मार लीजिए, न समझ में आए, और वहीं हू बहू क्वेश्चन आप देख लीजिए पेपर किसी से मिलाकर, एकदम हू बहू आयोग ने बनाया है। लेकिन हमें नए मॉडलों को भी देखना है कि अब आगे क्या बन सकता है, क्योंकि बिहार एपीओ ने बता दिया कि पुराना मॉडल हमेशा काम नहीं करता। अब नए तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपका सोचना पड़ेगा। तो इसलिए नए नए मॉडल भी मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं भाई, लगातार। तो देखिए आपका 62 आंतरिक सुरक्षा योजनाएं, यानी कि आपका आंतरिक सुरक्षा, यानी कि राज्य में इंटरनल डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी स्कीम चलाई जाएगी। इसको जोड़ लीजिएगा, बेयर एक्ट पर ही लिखते रहे कोरिलेट करके, सबसे अच्छा तरीका है। सीआरपीसी की धारा 357A, उसको कोरिलेट करिए तो सीआरपीसी की धारा 357A से
क्योंकि उसमें भी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है, यानी कि पीड़ित प्रतिकर योजना या आहत प्रतिकर योजना को पूछा जाता है। भाई पीड़ित प्रतिकर योजना, तो वहाँ पीड़ितों को प्रतिकर देने के लिए योजना है। और 62 जो हम पढ़ा रहे हैं, इसमें आपका आंतरिक सुरक्षा योजना है। दोनों में योजना या स्कीम ही है, लेकिन अलग अलग है। वहाँ जो अपराध जिसके प्रति किया गया है सीआरपीसी में, उसको मुआवजा देने की योजना है। और यहाँ राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन रखना है। देखिए कैसे योजना बनाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से सार्वजनिक व्यवस्था और संपूर्ण राज्य की सुरक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आंतरिक सुरक्षा योजना बनाएगा। जिले की आंतरिक सुरक्षा योजनाएं जिले के मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी। अब 3 क्वेश्चन यहाँ बन गए, भले आप न निकाल पा रहे हो, लेकिन हम 3 क्वेश्चन यहाँ निकालते हैं। पहला तो सेक्शन पहले तो अध्याय छोटा वाला बना ही है। छोटा अध्याय कौन हो तो आपको कवर ही करना है। दूसरा आपका आंतरिक सुरक्षा स्कीम किस सेक्शन में है, 62 में। अब पूरे राज्य के लिए आंतरिक सुरक्षा योजना आपका कौन बनाता है? महानिदेशक दे देगा राज्य सरकार। महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन बनाता है पूरे राज्य के लिए? पहला ही वाक्य है, कौन बनाएगा, किसके अनुमोदन से? राज्य सरकार। ये पहला लाइन याद रखना है, यानी कि डीजीपी बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के अनुमोदन से। ये पहला जो क्वेश्चन। दूसरा ये जिले में क्या होगा, यानी कि जिले की आंतरिक सुरक्षा जो योजना है वह कौन बनाएगा? तो यहाँ भी क्वेश्चन उठता है, डीएम बनाएंगे। दूसरा पुलिस अधीक्षक। तीसरा डीएम के परामर्श से पुलिस अधीक्षक। चौथा डीएम और एसपी संयुक्त रूप से बनाएंगे। तो क्या मार कराएंगे? हाँ, दूसरा क्वेश्चन अच्छा यहाँ बन सकता है। जिले की आपका डीएम यानी कि जिला मजिस्ट्रेट और एसपी क्या करेंगे? ज्वाइंट रूप से किसी जिले की आंतरिक सुरक्षा योजना को बनाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। भाई 3-4 क्वेश्चन अब तक हमने निकाला। सेक्शन भी, सबसे छोटा अध्याय भी राज्य के लिए, और अंतिम किसके लिए? जिले। दूसरा खंड देखिए, आंतरिक सुरक्षा योजनाओं का आवश्यकता अनुसार कम से कम 3 वर्ष में एक बार पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन किया जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ग्राम रक्षक आप पढ़े हैं, तो ग्राम रक्षक की नियुक्ति कितने साल के लिए एक बार में होती थी? बताइए, तो अभी बताया गया 1 साल, 2 साल, 3 साल। हाँ, तो जो ये योजना बनेगी आपका इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम की ये सामान्यतः एक बार में जब योजना बनेगी तो कितने साल के लिए बनेगी वह याद रखना। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। चलिए ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकता है। परंतु यह कि पुनर्विलोकन का कार्य पूर्ववर्ती पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की तारीख से 3 वर्ष की समाप्ति से पहले पूरा किया जा सकता है तो अलग बात है। 3 साल हो गया, उस समाप्ति के पहले ही रिवीजन कर लीजिए, जहाँ सुधार करना हो क्या करिए कर दीजिए। अगला देखिए, तीसरा आंतरिक सुरक्षा योजनाओं में अन्य बातों के साथ साथ किसी महत्वपूर्ण अवस्थापन यदि उस क्षेत्र में स्थित हो तो उसके अधिष्ठान या स्थापना की सुरक्षा के संबंध में
सिविल प्रशासन तथा पुलिस की भूमिका को भी शामिल किया जाए, यानी कि जो संस्थान हैं उनकी कैसे रक्षा की जाए, ये भी योजना में बनाया जा सकता है। इसके बाद आंतरिक योजना तैयार करते समय पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक यथास्थिति विशिष्ट विधि और व्यवस्था संबंधी समस्याओं की, आकस्मिकताओं और सुरक्षा की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेंगे। यानी कि अगर अचानक, आकस्मिकताओं मतलब अचानक, अगर अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, तो ऐसी दशा में भी योजना, आंतरिक सुरक्षा योजना बनाई जाएगी कि कैसे उससे निपटा जाए। और अन्य विभागों को भी शामिल किया जा सकता है। अध्याय 8 आइए, पुलिस की जवाबदेही। अब इसका पहले भूमिका देखिए, तब आगे बढ़ा जाएगा भाई। अध्याय 8 की पहले भूमिका देखिए और तब आपका इसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, आपका जो पुलिस व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है वह अंग्रेजों के शासन काल से ही चल रही है। उसके पहले भी मध्यकाल में भी था, दीवान थे इत्यादि थे, लेकिन आपका जो आधुनिक पुलिस व्यवस्था है वह हमारी, फिर बता दिया जाए, अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने पुलिस के लिए जो कानून सर्वप्रथम बनाया वह 1861 में बनाया, पुलिस अधिनियम 1861, जो आज भी यूपी में लागू है। ये भी याद रखिए, यूपी में आपका वही पढ़ना है। अंग्रेज जब पुलिस व्यवस्था बनाए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि पुलिस द्वारा दमन किया जाए, लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए, उपद्रवों को दबा दिया जाए। और इसके लिए जैसे आपका तालिबानी आतंकवादी क्रूरता बरत रहे हैं, तो अंग्रेजों के ज़माने में भी पुलिस क्रूरता बरतती थी, इसमें कोई शक नहीं था। क्रूरता बरतती थी और क्रूरता की हदें इतनी अधिक हो जाती थी कि आपका कई लोगों की जान भी चली जाती थी, इसमें कोई शक नहीं है। कई लोगों की जान भी चली जाती थी। और उस समय अगर लाल टोपी, अब तो भाई दूसरी टोपी हो गई, अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस वाले लाल टोपी पहनते थे। और किसी, आप पुराने लोगों से पूछिएगा कि अगर लाल टोपी वाला गांव में आ जाता था तो पूरा गांव छोड़कर लोग भाग जाते थे, जंगल झाड़ में छिपते थे, इतना खौफ था, यानी कि इतना डर भय था कि आपका भाग जाते थे। और पुलिस वाले भी टार्चर करते थे। पुलिस की जवाबदेही कम थी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस अपने अधिकारों का उल्लंघन करे, लोगों से अमानवीय व्यवहार करे, उनको टार्चर करे, अपने अधिकार का ही हनन करे, तो ऐसी दशा में प्रणाली शिथिल थी और पुलिस के प्रति बहुत ज़्यादा एक्शन सरकार नहीं लेती थी, आज भी नहीं लेती हैं ज़्यादा। आपका वो तो कोर्ट दो चार हैं कि थोड़ा टाइट किए रहते हैं, लेकिन सरकार नहीं लेती। और यूपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, आपका योगी जी अब 57 इंची का सीना करके बता रहे हैं, 150 से अधिक लोगों का इनकाउंटर किया गया और बड़े बड़े बदमाशों को हमने ठुकवाया और कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर। मैंने खुलेआम कह रहे हैं। तो ये नहीं कि गिरफ्तार करके न्यायालय में सुधार करके जल्दी फैसला लाया जाए। तो बस एक ही उपाय है कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, यानी कि मार कर कहाँ पहुँचा दीजिए, ऊपर। ये सब समाज पर एक धब्बा है, ये भी याद रखिए। जो रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ, उसका खुलेआम क्या है, वायलेशन। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पर मूक दर्शक बना है।
वो तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया यूपी को, तब जाकर थोड़ा यहाँ का मानवाधिकार सक्रिय हुआ। इतनी हत्याएं क्यों भाई, इतने इनकाउंटर में कैसे लोग मारे जा रहे हैं। तो विरोधियों को निपटाना हो तो आपका यही किया जाता है कि पुलिस से क्या कराइए, इनकाउंटर। अब समस्या देखिए, आपका आगे बढ़ा जाए इसके। जब हम स्वतंत्र हो गए तो ऐसी दशा में हमने अपना संविधान बनाया। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, और आपका अध्याय 4 में राज्य का कुछ कर्तव्य बताया गया। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य का कर्तव्य केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही नहीं रहा, बल्कि भाग 4 हमारा संविधान का ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह लोगों के सर्वाधिक कल्याण के लिए कार्य करे। यानी कि अब राज्य पुलिस स्टेट से कन्वर्ट हो गया, और 26 जनवरी 1950 को हम लोग एक वेलफेयर स्टेट या जन कल्याणकारी राज्य या लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में हमारा देश परिवर्तित हुआ। अतः यह आवश्यक था कि पुलिस की भूमिका भी जो अंग्रेजों के ज़माने की थी उसमें क्या लाया जाए, बदलाव। लेकिन अभी भी ज़्यादा राज्य बदलाव नहीं लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार मांग कर कह रहा है कि आप बदलिए, कानून बदलिए, नया बना लीजिए, लेकिन आज तक बना नहीं। लेकिन कुछ राज्यों ने नया कानून बनाया जिसमें उत्तराखंड भी है, और अगर पुलिस बदमाशी करती है, अपने अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, लोगों से अमानवीय व्यवहार करती हैं, तो ऐसी दशा में अब शिकायत प्रकोष्ठ बने हैं, और आप जाकर वहां शिकायत कर सकते हैं। आपका उसी शिकायत प्रकोष्ठ के बारे में अब हमें पढ़ना है। यानी कि मुख्य रूप से हमें जो पढ़ना है, अब किसके बारे में पढ़ना है, शिकायत प्रकोष्ठ कि पुलिस ने क्या गलती की। एक और बात याद रखिएगा, विभागीय कार्यवाही मैं बता चुका हूँ कि अगर पुलिस कर्तव्य में उपेक्षा बरते, अमानवीय व्यवहार करे, तो वरिष्ठ अधिकारी विभागीय कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन समस्या देखिए कहाँ आती है भाई। समस्या ये आती है कि कोई पिता जल्दी अपने पुत्र पर कार्रवाई नहीं करता, तो पुलिस विभाग है, वरिष्ठ अधिकारी भी जल्दी अपने सबॉर्डिनेट पर कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वह पुलिस के संगठन का ही भाग रहते हैं। अतः जो विभागीय दंड का प्रावधान है वह बहुत कम प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा हल्ला होता है तो सस्पेंड कर देंगे, फिर 2 माह में बहाल हो जाएगा। क्या मतलब भाई, 2 माह थोड़ा वेतन कम मिलेगा, शांति से बैठा रहेगा, फिर 2 माह बाद लोगों को गाली देगा, मारेगा, पीटेगा, फिर सस्पेंड या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है। और उपाय हैं, लेकिन आपका वरिष्ठ अधिकारी जल्दी अपनाते नहीं। वो तो न्यायालय में जब गला फंसता है, तो आपका जैसे अनुष्का का इस समय चल रहा है मामला, तब 2-4 नीचे वाले अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं कि जाओ, इन्हीं की गलती थी। तो आइए, यही जो शिकायत प्रकोष्ठ जरूरी भी था, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में बना भी है शिकायत प्रकोष्ठ। अब कहाँ शिकायत करेंगे, किसकी शिकायत करेंगे, क्या शिकायत करेंगे, यही बातें किस अध्याय में अब पढ़ना है हमें। अध्याय 8 देखिए भाई, आपका धारा, अब सेक्शन पर आ जाइए। भूमिका बंद गए हैं तो कम से कम एक चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ये तो दिमाग में बैठ गया। 63 देखिए भाई, पुलिस के जवाबदेही के लिए अतिरिक्त तंत्र, आपका 63 में है। देखिए, वर्तमान तंत्रों और विभागीय प्राधिकारियों के कृत्य, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त पुलिस की जवाबदेही इस अध्याय में वर्णित
अतिरिक्त तंत्र के माध्यम से और अधिक सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि भले विभागीय दंड दिया जा रहा हो, भले अलग से उनके लिए प्रावधान हो, लेकिन यह चैप्टर एक और प्रावधान करता है शिकायत तंत्र का, ताकि पुलिस की जवाबदेही और बनी रहे, और अगर पुलिस गलत कार्य करती है तो उसका उसे क्या देना पड़े, जवाब। भाई जवाब दे वो। 64 देखिए, एक क्वेश्चन और आपको बताना, अभी लास्ट में बताया जाएगा। नया जो क्वेश्चन 2018 में जो जिन जिन धाराओं में संशोधन हुआ है, एक लिस्ट वहां से बन सकती है कि कौन सी धारा प्रतिस्थापित है और किसमें केवल संशोधन किया गया है, तो उसको लास्ट में हम बताएंगे आपका कौन सी धारा प्रतिस्थापित है और किसमें संशोधन। ऐसा मॉडल एक मॉडल बन रहा है, क्योंकि यूपीजे में भी ऐसा मॉडल आया था, और वह आया था संविदा अधिनियम से कि संविदा अधिनियम की कौन सी धारा प्रतिस्थापित है, क्या पुनः नए सिरे से लिखी गई है, तो आपका 28। और बिहार में भी क्वेश्चन बना था जे में कि संविदा अधिनियम की धारा में संशोधन किया गया है, 28। यानी कि यूपी जे में भी बना और कहाँ बना, बिहार में भी। इसके पहले भी क्वेश्चन बनते रहे हैं आईपीसी की। इसके पहले वाले जे में आईपीसी की धारा 375 बनी थी कि संशोधित है कि परिवर्तित है कि प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब ये हुआ कि बोतल वही रहती हैं और शराब नई। यानी कि जैसे कि सरकारें हैं, बस सरकार परेड करिए पंजाब में या कहीं भी, भाजपा भी चेंज कर रही है तमाम मुख्यमंत्री, बोतल वही है, सिस्टम वही है, लेकिन नई नई शराब क्या किया जा रहा है, यानी कि नए नए लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया जा रहा है। अब ये आपका सरकार वही है, भ्रष्टाचार वही है, जनता भी त्रस्त है, लेकिन आपका मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार क्या किए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार सेक्शन में चेंज नहीं होता, यानी कि जैसे कि धारा आपका 64 है, 64 चलना है हमें, तो धारा तो वहीं रहेगी, लेकिन धारा के अंदर की सभी बातें हटाकर और नए सिरे से क्या की जाती हैं, लिखी जाती है। तो आपका देखिए, आपका 64 भाई, राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण। अब राज्य और राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनेगा। पुलिस ने क्या गलती की, इसकी आप क्या कर सकते हैं, शिकायत। उत्तर प्रदेश में इसकी सख्त आवश्यकता है, ताकि उत्तर प्रदेश में भी आपका सरकार को चाहिए कि पुलिस अधिनियम में संशोधन करके और ऐसी प्रणाली विकसित करे कि जो पुलिस लोगों के ह्यूमन राइट का दमन कर रही है रोज, उस पर क्या लगाया जाए, अंकुश। देखिए आपका राज्य सरकार सेक्शन 71 में दिए गए कृत्यों के निर्वहन के लिए एक राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, जिसे तस्मिन पश्चात मैंने इसके बाद प्राधिकरण कहा गया है, का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 अन्य सदस्य होंगे। तो 2-3 क्वेश्चन आपका बना कि राज्य शिकायत प्राधिकरण का गठन कौन करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा क्वेश्चन आपका बना कि राज्य शिकायत प्राधिकरण कितने लोगों से मिलकर टोटल बनता है, 5 लोगों से। तो अध्यक्ष सहित कितना लोग, 5, और अध्यक्ष रहित दे दे तो 4। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन इसका गठन करेगी। चलिए, राज्य सरकार की धारा में प्रावधान है 64 धारा संशोधित है कि प्रतिस्थापित है, तो लिखा है क्या है, ये संशोधन नहीं है बल्कि क्या है, प्रतिस्थापित।
अगला देखिए खंड 2A। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था एवं रेगुलर पुलिस व्यवस्था प्रचलित होने की दृष्टिगत रखते हुए कुमाऊं मंडल के जिलों के लिए, इसको कल पढ़ाया जाएगा भाई। अब